हेलो स्टूडेंट्स, मैं हितेश मिश्रा स्वागत करता हूँ हमारे इस नए यूट्यूब चैनल पर। कल जो हमने टॉपिक डिस्कस किया था वो था एरिया रिलेटेड टू सर्कल। आज हम जो टॉपिक ले रहे हैं वो ले रहे हैं प्रोबेबिलिटी, जो कि हमारे एनसीईआरटी का लास्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 14। इस चैप्टर के बारे में हम पहले खास फीचर्स देखेंगे। जब आप खास फीचर्स देखोगे, इस सेशन को लोगे, तो इस सेशन को लेने के बाद में जब आप एनसीईआरटी करोगे या पीवाईक्यूज देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कुछ ज़्यादा डीपली पूछा नहीं जा रहा है। अगर हमारे कुछ छोटी मोटी टर्म्स याद है, जैसे कि एटलीस्ट, एटमोस्ट कहाँ यूज करना है, ठीक है, टू डाइस को वन टाइम थ्रो करने पर क्या प्रोबेबिलिटीज़ बनेगी, क्या केसेस बनेंगे। तो अगर आपको केसेज अगर समझ में आ रहे हैं, ठीक है, तो फिर आप आराम से इन क्वेश्चंस को इजीली पुटअप कर सकते हो, सॉल्व हो सकते हैं। ठीक है, हम लोग टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 14, प्रोबेबिलिटी। देखो, प्रोबेबिलिटी का मीन्स क्या हुआ? किसी चीज़ का प्रिडिक्शन करेंगे हम, ठीक है, उस प्रिडिक्शन के होने की कितनी पॉसिबिलिटीज़ है वो हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो हमारा जो प्रोबेबिलिटी होता है, उस प्रोबेबिलिटी को मैं पी से डिनोट कर रहा हूँ। इसका फॉर्मूला क्या होगा? जितने भी हमारे पास आउटकम्स हैं, जिस भी चीज़ की मैं प्रोबेबिलिटी निकाल रहा हूँ, जैसे मान लो मैं किसी इवेंट ई की प्रोबेबिलिटी निकाल रहा हूँ, ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा कि नंबर ऑफ आउटकम्स इसके होने का, ई के होने का। अगर मैं ई की प्रोबेबिलिटी निकाल रहा हूँ तो उसी के होने के पॉसिबिलिटीज देखूंगा, नंबर ऑफ आउटकम्स देखूंगा, और अपॉन में क्या ले लूंगा? टोटल आउटकम्स। कैसे? जैसे मान लो मैंने एक एज एग्जांपल लिया कि नंबर ऑफ गर्ल्स है 5, नंबर ऑफ बॉयज है 7, इनका जो टोटल हुआ वो कितना हुआ? 12। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गर्ल्स अगर आप फाइंड करोगे तो आप बोलोगे कि प्रोबेबिलिटी मुझे गर्ल्स की फाइंड करनी है, तो नंबर ऑफ किसके लूंगा? गर्ल्स के। गर्ल्स के नंबर ऑफ कितने में है? 5 में। और टोटल गर्ल्स, टोटल जो स्टूडेंट्स हैं, गर्ल्स एंड बॉयज, वो कितने हो गए? ये आंसर कितना हो गया? 5/12। तो मतलब जिस भी चीज़ की हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है वो कितने टाइम आ रहा है, तो नंबर ऑफ आउटकम्स अपॉन उस क्वेश्चन के अंदर उसके टोटल आउटकम्स उस केसेज में काउंट करके बता देंगे। अगर ये कैंसिल आउट हो रहे हैं तो ठीक है, नहीं हो रहे हैं तो फिर वही हमारा फ्रैक्शन के अंदर हम क्या बना लेंगे? आंसर। देखो, जो हमारी प्रोबेबिलिटी है वो हम लोग फ्रैक्शन की फॉर्म में भी लेकर आ सकते हैं और डेसिमल फॉर्म में भी लेके आ सकते हैं। तो हम प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट का फॉर्मूला फाइंड कर लिया कि जिस भी चीज़ की हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, नंबर ऑफ आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। दूसरा जो फॉर्मूला है कि एक क्वेश्चन के लिए आप जितनी भी प्रोबेबिलिटीज निकाल सकते हो, तो सम ऑफ प्रोबेबिलिटी, है ना, किसी भी पर्टिकुलर जो क्वेश्चन है उसकी आप जितनी भी प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हो, उन सभी प्रोबेबिलिटी का जो सम होगा वो हमेशा कितना होगा? 1। कैसे? जैसे मान लो ये क्वेश्चन है, इसमें गर्ल्स और बॉयज दे रखी है, तो आप इस क्वेश्चन में दो ही चीज़ों की प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हो, या तो गर्ल्स की या फिर बॉयज। तो आप बोलोगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गर्ल्स 5/12 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉयज क्या था फॉर्मूला? बॉयज की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो नंबर ऑफ बॉयज कितने? 7। टोटल में कितना आ रहा है? 12 आ रहा है। गर्ल्स की प्रोबेबिलिटी तो आ गई 5/12, बॉयज की प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई? 7/12। ये कह रहा है कि एक क्वेश्चन के लिए आप जितनी भी प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हो, उन सभी प्रोबेबिलिटी का सम कितना होगा? 1 होगा। तो आप जब इसको काउंट करोगे 5/12 में 7/12 को प्लस करोगे तो आपको पता चल रहा है कि डिनोमिनेटर सेम है, तो एलसीएम ये आएगा। 12 है, 12 ही बनाना है, तो 5 ऐसा का ऐसा, 7 ऐसा का ऐसा, दोनों को ऐड करेंगे 12/12, यहाँ से कितना आया? तो अगर मैं कहूँ कि किसी क्वेश्चन के अंदर जितनी भी प्रोबेबिलिटी हम फाइंड कर सकते हैं, उन सभी प्रोबेबिलिटी का जो सम होगा वो हमेशा कितना आंसर देगा? 1 आंसर देगा। थर्ड हमारा जो पॉइंट है वो ये है कि किसी भी चीज़ की हैपनिंग और उसी चीज़ की नॉट हैपनिंग, इनकी प्रोबेबिलिटी का सम भी कितना होता है? 1। वापस से सुनना, किसी चीज़ की हैपनिंग की प्रोबेबिलिटी, मैंने बोला है हैपनिंग की प्रोबेबिलिटी, कोई भी इवेंट है, कोई भी इंसिडेंट हम करवाएं, उसके होने की प्रोबेबिलिटी और उसी चीज के ना होने की प्रोबेबिलिटी का सम जो होगा वो कितना होगा? 1। कैसे? जैसे मैं बोलूं कि किसी का बर्थडे होना और किसी का बर्थडे ना होना, ठीक है, तो उनका सम 1 नहीं होगा, उनकी प्रोबेबिलिटी का सम क्या होगा? 1 होगा। जैसे कि मैं बोलूं कि गर्ल्स का होना और गर्ल्स का ना होना, तुम बोलोगे कि गर्ल्स नहीं होगी तो उसका मतलब कौन होगा? कोई होगा। तो गर्ल्स का होना और गर्ल्स का ना होना, उनकी प्रोबेबिलिटी का सम कितना आ रहा है? समझ रहे हो? ये बात ध्यान में रखना कि जिस चीज की हैपनिंग है उसी चीज की हमें क्या बतानी है? नॉट हैपनिंग। उनकी प्रोबेबिलिटी का जो सम होगा वो कितना होगा? 1। रोहित की
सेंचुरी लगना और रोहित की सेंचुरी ना लगना, उन दोनों की चीजों की प्रोबेबिलिटी का जो सम होगा वो कितना होगा? लेकिन मैं कहूं कि रोहित की सेंचुरी लगना और विराट की सेंचुरी ना लगना, उनकी प्रोबेबिलिटी का सम 1 होगा, तो ये बात रॉन्ग हो जाएगी। जिस चीज की प्रोबेबिलिटी है उसी चीज की नॉन नॉट केस में आना चाहिए, नॉट हैपनिंग केस में आना चाहिए। बात समझ में आ रही है? ठीक है, क्योंकि एक टीम के अंदर सिर्फ रोहित और विराट ही तो नहीं होंगे, क्या पता उससे भी ज्यादा भी हो। तो अगर मैं कह रहा हूँ कि रोहित का 6 मारना, तो रोहित का 6 ना मारना, उनका सम नहीं, उनकी प्रोबेबिलिटी का जो सम होगा वो कितना होगा? 1 होगा। फिर हमारे पास प्रोबेबिलिटी के हमारे जितने भी आंसर्स होंगे, ठीक है, किसी भी क्वेश्चन में आप प्रोबेबिलिटी का आंसर देखोगे तो उसकी जो रेंज होगी वो 0 से 1 होगी। इस लाइन के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, सीबीएसई हमारे से बहुत सारे क्वेश्चन पूछता है यहाँ से। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि प्रोबेबिलिटी जो हमारा आंसर होगा वो 0 से लेकर 1 होगा, यानी कि 0 भी हो सकता है, 0 के इक्वल हो सकता है, या फिर 0 से क्या होगा? ग्रेटर होगा। ऐसे ही 1 के इक्वल हो सकता है, बट 1 से लेस देन रहेगा। कौन? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। जैसे मान लो मैंने एज ए एग्जाम्पल पूछा कि क्या 1/4 प्रोबेबिलिटी है, तो आप बोलोगे कि बिल्कुल है सर। कैसे? कि मैं अगर 1 को 4 से डिवाइड करूंगा तो ये 0.25 आएगा। आ रहा है नहीं आ रहा? तो ये वैल्यू जो आ रही है, ये जो आंसर आ रहा है, ये 0 से तो बड़ा है और 1 से छोटा है, यानी इस केस में यानी कि ये हमारी प्रोबेबिलिटी पॉसिबल है। मैं कहूँ 1%, या चलो 1% की जगह मैं ऐसे बोलूँ 2%, तो आप बोलोगे कि 2 को देखकर नहीं बोलना है, 2%, परसेंटेज का मतलब क्या होता है? डिवाइड बाई 100, यानी कि 0.02। तो बताओ 0 से तो बड़ा है ना और 1 से छोटा है, तो यानी कि ये भी प्रोबेबिलिटी पॉसिबल है। लेकिन मैं कहूँ कि -1, तो क्या ये प्रोबेबिलिटी पॉसिबल है? ये प्रोबेबिलिटी पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये 0 से क्या है? छोटी है। बात समझ में आ रही है? कि हमारे प्रोबेबिलिटी का जो आंसर होगा वो 0 से लेकर कहाँ तक होगा? 1 तक होगा। 0 के इक्वल हो सकता है, 1 के इक्वल हो सकता है, 0 से ग्रेटर हो सकता है, लेकिन 1 से ग्रेटर नहीं हो सकता। 1 से क्या रहेगा? लेस देन। इसके बाद में अगर हम बात करें किसी चीज का होना श्योर है, जैसे कि मैंने डाइस को फेंका तो 1 2 3 4 5 6 आना श्योर है, तो किसी चीज का होना श्योर हो तो उसे कहते हैं श्योर इवेंट। और श्योर इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है, श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी, उसका आंसर हमेशा क्या आता है? 1 आता है। ऐसा इवेंट जिसका होना पॉसिबल ही नहीं है उसको हम बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। और इम्पॉसिबल इवेंट की अगर मैं प्रोबेबिलिटी निकालूंगा तो उसका आंसर क्या रहेगा? हमेशा 0। कैसे? जैसे मानो कि मैंने ऐसे कहा कि मेरे बैग में लेमन कैंडी है, ठीक है, मेरे बैग में क्या है? लेमन कैंडी। तो मैं अगर ऐसे बोलूं कि लेमन कैंडी के होने की प्रोबेबिलिटी निकालो, तो आप बोलोगे कि सर बैग में लेमन कैंडी रखा है तो इसका होना श्योर है। श्योर है तो इसकी पॉसिबिलिटी, इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी उसका आंसर कितना आएगा? 1 आएगा। लेकिन मैं कहूँ कि मैंने बैग में तो लेमन कैंडी रख रखा है, लेकिन मैं अगर आपको ऐसे कहूँ कि ऑरेंज कैंडी निकालो, उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करो, तो आप बोलोगे कि बैग में ऑरेंज कैंडी तो है ही नहीं, बैग में तो कौन सा कैंडी था? लेमन कैंडी था। जब बैग में लेमन कैंडी है तो हम जो आउटपुट निकालेंगे वो लेमन कैंडी के ही हो सकते हैं, ऑरेंज कैंडी के तो हो नहीं सकते। तो वहां पर वो चीज उसके लिए क्या हो गया? इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल हो गया। तो इम्पॉसिबल जो हमारा इवेंट होता है, ठीक है, इम्पॉसिबल जो हमारा इवेंट होता है उसकी प्रोबेबिलिटी का आंसर क्या होगा? 0 होगा। क्या बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो अगर मैं वापस से एक बार रिवाइज करूं तो प्रोबेबिलिटी मतलब नंबर ऑफ आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स, ठीक है, जिस भी चीज की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं उसके आउटकम्स अपॉन में टोटल आउटकम्स। सम ऑफ प्रोबेबिलिटी, एक क्वेश्चन के अंदर जितनी भी प्रोबेबिलिटी निकाली जा सकती है उन सभी इवेंट्स का जो प्रोबेबिलिटी का जो सम होगा वो कितना होगा? 1 होगा। किसी चीज की हैपनिंग और उसी चीज की नॉट हैपनिंग की प्रोबेबिलिटी का सम भी कितना होता है? 1 होता है। प्रोबेबिलिटी का जो आंसर होता है वो 0 से लेकर 1 की रेंज के बीच में होता है। 0 के इक्वल हो सकता है बट 0 से बड़ा ही होगा, 0 से छोटा नहीं हो सकता। 1 के इक्वल हो सकता है, 1 से छोटा हो सकता है, बट 1 से बड़ा नहीं हो सकता। फिर अगर हम बात करें किसी क्वेश्चन के अंदर श्योर है ये चीज पॉसिबल है, तो उस इवेंट का आंसर कितना आएगा? पॉसिबल प्रोबेबिलिटी का आंसर कितना होगा? 1 होगा। किसी चीज का होना इम्पॉसिबल है तो ऐसे इवेंट इम्पॉसिबल, और इम्पॉसिबल इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होगी उसका आंसर क्या होगा? 0 होगा। आगे हम बात करें कि अगर हमें टोटल केसेस फाइंड करने हो, टोटल केसेस फाइंड करने हो, अगर कॉइन के रिगार्डिंग हम बात करें तो कॉइन के पास 2 ही सरफेस होते हैं, 2 ही फेस होते हैं, या तो हेड या टेल। तो ध्यान रखना कि जितने टाइम हम उसको टॉसअप कर रहे हैं वो उसकी क्या बना देंगे? पावर
अगर मैं 1 टाइम टॉसअप करूंगा तो 2 की पावर 1, 2 टाइम टॉसअप करूंगा तो 2 की पावर 2, 3 टाइम टॉसअप करूंगा तो 2 की पावर 3। ऐसे ही अगर मैं डाइस की बात करूं तो डाइस के अंदर जो केस होते हैं वो 6 होते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो अगर उसको मैं 1 टाइम थ्रो करूंगा तो पावर 1, 2 टाइम थ्रो करूंगा तो पावर 2। जितने बार हम थ्रो कर रहे हैं उतनी हमारी उसकी क्या बन जाएगी, पावर बन। हम लोग यहाँ से एक फॉर्मूला जनरेट कर सकते हैं कि जितने भी उसके फेस होंगे उसकी पावर क्या लगा दो, लगा दो। ठीक है, यहाँ से आने के बाद में हमारे पास अब हम लोग पेपर के रिगार्डिंग बात करते हैं। तो पेपर से जो क्वेश्चंस, ये तो एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है। ठीक है, 2 मार्क्स में या 3 मार्क्स के क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, अगर हम बात करें, पहले हम बात करते हैं कॉइन। किसकी बात करते हैं, कॉइन की। तो कॉइन को अगर मैं 1 टाइम थ्रो करूंगा, कितने टाइम, 1 टाइम, तो आप बोलोगे कि सर कॉइन को 1 टाइम थ्रो करने पर या तो हेड आएगा या फिर क्या आएगा, तो कॉइन को 1 टाइम टॉसअप करने पर जो टोटल आउटकम्स होंगे वो कितने होंगे, 2 होंगे। एक 1 टाइम हेड आएगा और 1 टाइम क्या आएगा, टेल आएगा। अगर मैंने कॉइन को 2 टाइम टॉसअप किया तो क्या क्या आ सकता है, अब सुनना ध्यान से। देखो यहाँ 1 टाइम टॉसअप हुआ था तो ग्रुपिंग जो हो रही थी वो 1 1 मेंबर की हो रही थी। यहाँ हम 2 टाइम टॉसअप कर रहे हैं तो जो ग्रुपिंग होगी वो कितने कितने मेंबर की होगी, 2 2 मेंबर की। यानी कि क्या हो सकता है कि मेरे पास दोनों जगह हेड आ जाए। मैंने यहाँ से फेंका, हेड आया, सेकंड टाइम फेंका तो भी क्या आ गया, हेड आ गया। ये भी तो पॉसिबिलिटीज है कि मैंने फर्स्ट टाइम में टेल फेंका, दूसरे टाइम में भी क्या आ जाए, टेल आ जाए। अब बस हेड वाले में टेल घुमा दो, टेल वाले में क्या घुमा दो, हेड घुमा दो। बात समझ में आई। दोनों, अगर मेरे इस दोनों हाथ में कॉइन है, मैंने इसको टॉसअप किया, हेड आया, इसको टॉसअप किया तो भी क्या आ गया, हेड आ गया। मैंने इसको टॉसअप किया, अब टेल आया, इसको टॉसअप किया तो भी क्या आ जाए, टेल आ जाए। इन केस इसमें हेड आए, इसमें टेल भी आ सकता है, या फिर इसमें टेल आ जाए तो इसमें क्या आ जाएगा, हेड आ जाएगा। तो मेरे पास ये 4 ही केस बनेंगे। ठीक है, सेम टॉपिक सेम टाइप हम लोग 3 टाइम भी कर सकते हैं। कि देखो अब यहाँ पर 3 टाइम है तो जो ग्रुपिंग होगी वो कितने मेंबर्स की बनेगी, 3 मेंबर्स की। तो पॉसिबिलिटीज है कि तीनों के तीनों हेड आ जाए, पॉसिबिलिटीज है कि तीनों के तीनों क्या आ जाए, टेल आ जाए। आप याद करना कि देखो हेड के अंदर हम टेल को घुमाएंगे तो इसकी ऑर्डरिंग, इसकी अरेंजिंग कर दो, एच एच टी, एच टी एच और टी एच एच। जब मैं टेल को ले रहा हूँ तो मैं एच को घुमाऊंगा, टी टी एच, टी एच टी और एच टी। बात समझ में आ रही है। 1 टाइम था तो 1 का मेंबर का ग्रुप था, 2 टाइम था तो 2 मेंबर का ग्रुप था, 3 टाइम था तो 3 मेंबर का ग्रुप था। एक चीज याद रखना कि प्रोबेबिलिटीज के अंदर जो सेम आंसर होते हैं वो कभी भी रिपीट नहीं होते, सेम आंसर कभी भी रिपीट नहीं होते हैं। ये हमारे कोइन के क्वेश्चंस हैं जो हमसे सीबीएसई पूछता है। फिर अगर हम इसके आगे चलें तो फिर हम आते हैं अब डाइस पर। डाइस के अंदर अगर मैं 1 टाइम इसको थ्रो करूंगा तो मेरा आंसर क्या बन सकता है, 1 2 3 4 5 और 6 आंसर बन सकता है। ठीक है, अगर मैं डाइस को 2 टाइम थ्रो करूंगा तो अब मेरी बात ध्यान से सुनिए फिर से। 2 टाइम थ्रो करूंगा तो मैंने इसमें एक कांस्टेंट वैल्यू ले ली कि मैं इसमें जब मैं डाइस को इस पर रख रहा हूँ अपने हाथ पे, यहाँ से मैंने जब थ्रो किया तो 1 आया, इस पे थ्रो किया तो भी क्या आ जाए, 1। इसको मैंने कांस्टेंट रखा है कि इसमें वापस से 1 ही आ रहा है, बट इस बार इसमें कितना आ गया, 2, फिर 1 3 1 4 1 5 1 6, 1 के सारे केसेज हो गए। सेम केसेज अब हम किसके लिए कर सकते हैं, 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6। ऐसे करते करते हम लोग, पहले हम स्टार्ट करते हैं 1 के लिए, तो 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, फिर 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6, 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6। फिर 5 के लिए चलाएंगे तो बताओ, 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6। 6 के लिए चलाएंगे तो 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 और 6 6। क्या बात समझ में आ रही है। आप ऐसे बोलोगे कि सर आपने इसमें 1 ही क्यों रखा। देखो या तो इस हैंड पे 1 रख लो या इस हैंड पे 1 रख लो। अगर मैं इस हैंड पे 1 रखूंगा तो इसमें मूव करता रहूंगा, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। 2 को कांस्टेंट रखा तो 2 के अंदर घुमा दिया। आप कहोगे नहीं सर इसमें तो मैं कांस्टेंट रखूंगा, इसमें घुमाऊंगा, तो देखो वो भी केस बन रहा है। सेकंड हैंड पे 1 आ रहे हैं, फर्स्ट हैंड पे घूम रहे हैं, सेकंड हैंड पे 2 आ रहे हैं, फर्स्ट हैंड पे घूम रहे हैं। चाहे आप चाहो तो फर्स्ट हैंड के ऊपर रख, फर्स्ट को कांस्टेंट रखकर सेकंड के ऊपर
घुमा लो, या फिर सेकंड को कांस्टेंट रखकर फर्स्ट को घुमा लो, दोनों से आंसर क्या आएंगे, सेम ही केसेस बनेंगे। बात समझ में आई? फिर डाइस के बाद में अब हमारा जो क्वेश्चन बनता है वो लास्ट बनता है हमारा कार्ड्स। कार्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो कार्ड्स जो होते हैं वो टोटल होते हैं 52। इसमें दो कलर होते हैं, एक होता है रेड और एक होता है ब्लैक। रेड के पास भी 13 है, ब्लैक के पास भी 13 है। रेड के दो पार्ट होते हैं, हार्ट, सॉरी, रेड के पास 26 है और ब्लैक के पास भी कितने हैं, 26 हैं। हार्ट के पास 13 हो गए, डायमंड इसके पास भी कितना हो गया, 13 हो गया। ब्लैक के पास दो पार्ट हुए, स्पेड इसके पास भी 13 हुआ और क्लब इसके पास भी कितना हुआ, 13। वापस समझाता हूँ, टोटल कार्ड्स 52, इनको दो कलर में डिवाइड कर रखा है, रेड और ब्लैक। 52 को टू कलर में इक्वली डिवाइड किया तो 26 और 26। रेड कलर के वापस से टू पार्ट्स हुए, 13 और 13। ब्लैक के टू पार्ट्स हुए, स्पेड्स और क्लब, 13 और 13। अब इनका डिस्ट्रीब्यूशन, ईच ऑफ कार्ड्स जो है ना, ईच ऑफ कलर उसके भी सब पार्ट्स के, जो 13 कार्ड्स हैं इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा कि जो फर्स्ट टाइम आएगा उसको हम बोलेंगे ए, फिर 2 3 4 5 6 7 8 9 10 काउंटिंग चलेगी। 11 को 11 ना लिखकर जैक लिखा जा रहा है, 12 को 12 ना लिखकर क्वीन लिखा जा रहा है और 13 को 13 ना लिखकर किंग लिखा जा रहा है। बात समझ में आ रही है? जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो कुछ इस ऑर्डर में रहेगा। कहने का मतलब मेरा ये है कि 13 जो हार्ट के जो कार्ड्स रहेंगे वो इसी ऑर्डर में रहेंगे, डायमंड्स के भी इसी ऑर्डर में रहेंगे, स्पेड्स के भी इसी ऑर्डर में रहेंगे और क्लब के भी इसी ऑर्डर में रहेंगे। यहाँ पर फिर हम पढ़ते हैं फेस कार्ड। फेस कार्ड का मतलब है जिनके पास खुद की एक अपनी इमेज भी हो। तो फेस कार्ड जो होते हैं वो फेस कार्ड रखने वाले होते हैं जैक, क्वीन और, बात समझ में यहाँ तक? ठीक है। तो अगर हम बात करें इनके ऊपर क्वेश्चंस कैसे किस हिसाब से बन रहे हैं, उससे पहले थोड़ा सा एक टॉपिक और है, एक सेकेंड। कुछ कीवर्ड्स है वर्डिंग प्रॉब्लम के लिए। उस वर्डिंग प्रॉब्लम की अगर हमें पॉइंट्स मिल जाए तो हम इन क्वेश्चंस को और अच्छे से कर सकते हैं। देखो तुम्हें याद रखना है, एक वर्ड आएगा एटलीस्ट। एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम, लेकिन ध्यान रखना एटलीस्ट जो वर्ड होगा वो अपना आंसर इक्वल या फिर मोर देन में देगा। इसका मीन तो कम है लेकिन ये अपने आंसर में इक्वल और मोर देन वैल्यू लेगा। ऐसे ही एटमोस्ट लिखा हुआ आएगा, इसका मतलब तो ज्यादा है बट याद रखना ये अपने आंसर इक्वल और लेस देन में लेगा। एग्जैक्ट वर्ड जब आ जाए तो इसका मतलब है कि बस हमें वही आंसर लेना है जिसके लिए बोला जा रहा है। ठीक है, जिस चीज के लिए बोला जा रहा है हमें सिर्फ वही आंसर लेना है एग्जैक्ट। जैसे एग्जैक्ट को बोलूंगा सिर्फ वही लेना है, ना टू से कम लेना है ना टू से ज्यादा लेना है। इसके बाद में हमारे पास एक कीवर्ड्स आता है और एंड का कॉन्सेप्ट। और का मतलब होता है जैसे मान लो मैंने लिखा 3 और 4, एक क्वेश्चन मैंने बनाया 3 एंड 5। मैंने कहा कि 1 से लेकर 50 तक की काउंटिंग के अंदर, चलो 50 की जगह मैं ले लेता हूँ काउंटिंग 30 तक। 1 से लेकर 30 तक की काउंटिंग में 3 और 4 के मल्टीपल्स बताओ। मैंने क्या बोला? 1 से लेकर 30 तक की काउंटिंग में नंबर्स में 3 और 4 की, ध्यान रखना और बोला है मैंने, 3 और 4 की जो मल्टीपल है उनकी प्रोबेबिलिटी निकालो। तो पहले 3 और 4 की आउटकम्स निकालेंगे। 3 और 4 का जब भी और वर्ड आ जाए तो इसका मतलब मुझे 3 की टेबल भी बोलनी है और 4 की टेबल भी बोलनी है। तो मैं 3 की टेबल बोलूंगा तो पहले मैं आउटकम्स निकालूंगा। क्या निकालूंगा? आउटकम्स। आउटकम्स क्या क्या आएंगे? 3 की टेबल बोलूंगा, 3 6 9 12 15 18 21 24 27 और 30। मेरे को 1 से लेकर 30 तक के सारे नंबर लेने। अब मैं किसकी टेबल बोलूंगा? 4 की। 4 8 फिर 12, लेकिन 12 तो मैंने पहले आ चुका है। मैंने क्या कहा था कि सेम नंबर दोबारा रिपीट नहीं होंगे, तो अब 12 नहीं आ सकता। कौन आएगा? 16 20 24 नहीं आ सकता क्योंकि वो भी रिपीट हो चुका है। ठीक है, फिर 28। तो नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। टोटल नंबर कितने हैं? 30। तो कितना हुआ? 15/30 यानी कि 1/2। और के अंदर हमें क्या करना है कि इसके पहले वाला और इसके बाद वाला दोनों की टेबल बोलनी है और कॉमन नंबर्स को रिपीट नहीं करना है। लेकिन यही क्वेश्चन अगर मैं एंड के साथ दे दूं तो मैं बोलूं कि 3 एंड 4 के मल्टीपल
बताने हैं, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, नंबर लेना है वही 1 से 30। लेकिन यहाँ कंजक्शन जो लिया है मैंने, क्या लिया है, एंड। तो याद रखना जब एंड आ जाए तो एंड का मतलब होता है इनका कॉमन पार्ट ही लेना है। और में तो हमने 3 की टेबल और 4 की टेबल दोनों बोली थी, लेकिन एंड वाला जो पार्ट आएगा तो हमें सिर्फ और सिर्फ इनके कॉमन उठाने हैं। अब कॉमन मतलब ऐसा नंबर जो 3 और 4 की दोनों की टेबल में आता हो, तो वो कौन कौन से नंबर है, 12 और 24। तो आप बोलोगे कि 3 एंड 4 के लिए आउटकम्स जो होंगे वो क्या होंगे, नंबर ऑफ आउटकम्स 3 एंड 4 के लिए वो होंगे हमारे पास 12 और 24। तो अगर मैं 3 एंड 4 की प्रोबेबिलिटी निकालूंगा तो आंसर होगा 2/30, यानी कि 1/15। कॉन्सेप्ट समझ में है। एट लीस्ट का मतलब कम से कम होता है, लेकिन ये अपने आंसर में इक्वल और मोर देन वैल्यू लेता है। एट मोस्ट का मीन्स ज्यादा से ज्यादा होता है, लेकिन ये अपने आंसर में इक्वल और लेस देन लेता है। एग्जैक्ट का मतलब वो एग्जैक्ट वैल्यू ही उठाएगा। जैसे मान लो मैंने कहा एग्जैक्ट 5, तो वो एग्जैक्ट 5 ही उठाएगा, ना 5 से कम ना 5 से ज्यादा। ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी में अगर और लिखा हुआ आ रहा है, और का मतलब ये हुआ कि मैं इसकी टेबल भी लूंगा, इसकी टेबल भी लूंगा, लेकिन कॉमन पार्ट्स को एक ही टाइम लिखूंगा, 2 बार नहीं लिखूंगा। ठीक है। जैसे 3 की टेबल में भी 12 आ रहा है, 4 की टेबल में भी 12 आ रहा है, लेकिन उसको लिखा कितनी बार जाएगा, एक ही बार जाएगा। इनकी काउंटिंग कर लेंगे, वो नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल आउटकम्स जो भी हमारे क्वेश्चन में गिवन है। अगर एंड लिखा हुआ आ रहा है तो एंड के अंदर हम क्या करेंगे कि जो भी जिस भी नंबर की है एंड के साथ ज्वाइनिंग है, ठीक है, तो वहां पर उनके जो कॉमन जो पार्ट्स होंगे, जैसे कि 3 की और 4 की, ऐसे 3 और 4 की टेबल में ऐसे नंबर जो दोनों की टेबल्स में घूम रहे हो, तो 12 और 24, 12 दोनों की टेबल में आता है, 24 दोनों की टेबल में आता है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ आउटकम्स आए 2, और अपॉन में कितने नंबर आए, टोटल आउटकम्स 30, यानी कि 2/30, यानी कि 1/15। ठीक है। और लास्ट हमारा इसमें आता है, जैसे मान लो मैंने लिखा इधर, इस इधर का मतलब ये हुआ कि या तो मेरे पास, जैसे मैंने एक क्वेश्चंस बनाया, मैंने बोला कि 4 जो है वो अपीयर होना चाहिए इधर टाइम। 4 जो है वो अपीयर होना चाहिए किस टाइम, इधर टाइम। इधर टाइम का मतलब हुआ कि जैसे 2 डाइस है, 4 दिखना चाहिए। अब 4 कहाँ कहाँ दिख रहा है, देखो 4 इस पूरी लाइन में दिख रहा है, और 4 इस पूरी लाइन में भी दिख रहा है, इसके अलावा 4 कहीं नहीं दिख रहा। तो इधर बोलेगा इसका मतलब 4 टाइम आना चाहिए, 4 दिखना चाहिए 1 टाइम या दोनों टाइम्स पे, किसी भी टाइम। तो अगर मैं काउंटिंग करूं कि अपियरिंग 4 की अपियरिंग दिखानी है इधर टाइम्स, तो इसकी प्रोबेबिलिटी भी फाइंड करो। तो हम काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, क्योंकि ये तो रिपीट नहीं करना ना, ये इस वाली लाइन में ले लो या इस वाली लाइन में ले लो, लेकिन काउंट कितनी बार करना है, एक ही बार करना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, टोटल केस कितने हैं 36, तो 11/36। जैसे मान लो मैं क्वेश्चन पूछूं एट लीस्ट के साथ, मैं अगर एक एज ए एग्जांपल बोलूं, मैं ऐसे बोलूं कि एक डाइस को 1 टाइम थ्रो करा जा रहा है, ठीक है, एट लीस्ट 3 आने की प्रोबेबिलिटी बताओ। अब एट लीस्ट बोला मतलब मेरे को एट लीस्ट 3 बोला है, मतलब या तो वैल्यू 3 के इक्वल हो या 3 से क्या लेनी पड़ेगी, ज्यादा। तो आंसर क्या होगा, 1 2 3 और 4, नंबर ऑफ आउटकम्स 1 2 3 और 4, 4/6। अगर यही क्वेश्चन मैं एटमोस्ट के लिए बोलूंगा कि एटमोस्ट 3 दिखना चाहिए, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालो। एटमोस्ट का मतलब हमें आंसर जो लेना है वो इक्वल वाला लेना है और लेस देन लेना है। तो 3 के इक्वल वाली वैल्यू और 3 से लेस देन वैल्यू कितनी काउंट हुई, 3। टोटल कितने नंबर है 6, तो 3/6 यानी कि 1/2। इसमें कैसे कैसे क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, मैंने कहा कि एक डाइस है, उसको 2 टाइम अगर हम थ्रो कर रहे हैं तो जो इनका प्रोडक्ट है वो 1 आना चाहिए। तो 1 डाइस 2 टाइम थ्रो करने पर ये वाले केसेस बनेंगे, नम ना, टोटल केसेस सैंपल स्पेस हमारा ये होगा। इसमें दोनों डाइस का जो मल्टीपल है वो 1 आना चाहिए, तो 1 आने वाला केस सिर्फ एक ही है। और टोटल आउटकम्स कितने हैं 36, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 1/36। ऐसे क्वेश्चन मैंने ऐसे कहा कि दो डाइस, एक डाइस को 2 टाइम मैंने थ्रो अप किया, ठीक है, और जो हमारा प्रोडक्ट है वो आना चाहिए एटलीस्ट 4। मैंने क्या बोला, एटलीस्ट 4, यानी कि हमारा जो आंसर है वो या तो 4 लेगा या 4 से क्या लेगा, ज्यादा लेगा। तो मैंने कहा कि एक डाइस है, उसको 2 टाइम टॉसअप करने के बाद में हमारा जो प्रोडक्ट आना चाहिए, नंबर्स का जो प्रोडक्ट आना चाहिए, वो या तो एटमोस्ट एटलीस्ट क्या आना चाहिए, 4 आना चाहिए। इसका मतलब 4 के इक्वल या 4 से मोर देन। मल्टीप्लाई करो, 1 आया तो लेस हो गया, 2 आया ये भी लेस हो गया, 3 आया लेस हो गया, लेकिन 4 आ रहा है, तो हमें इक्वल भी लेना है और मोर देन भी लेना है। तो काउंटिंग करेंगे तो 1 2 3, देखो मल्टीप्लाई कराते जाओ, 1 2 3, फिर 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13,
फिर 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 और 31। टोटल केस कितने बने? 31। हमारा जो आउटकम्स आया वो आया 31, और वन डाइस को 2 टाइम्स थ्रो करने पर टोटल केस कितने हैं? 36, यानी कि 31/36। क्या बात समझ में आ गई क्या? ठीक है। अगर मैं, चलो एक लास्ट एग्जांपल, अगर मैं डाइस के ऊपर ही पूछूं, तो मैंने कहा कि इधर टाइम 2 दिखना चाहिए। इधर टाइम 2 का मतलब कि दोनों डाइस में से वन टाइम मुझे क्या दिखना चाहिए? 2। तो ये पूरी लाइन 2 दिख रही है, और 2 की पूरी लाइन ये भी 2 दिख रही है। तो आप देखोगे, काउंटिंग करोगे तो 1 2 3 4 5 6 7, तो काउंट हो चुका है 8 9 10 और 11, यानी कि 11/36। बात समझ में आई? ठीक है। अगर हम बात करें कॉइन के ऊपर, तो मैंने कहा कि वन कॉइन है, 2 टाइम टॉसअप करें, दोनों टाइम पे सेम रिजल्ट आने चाहिए। तो सेम रिजल्ट कहाँ कहाँ दिख रहा है? हेड हेड और टेल टेल। तो कितने का केस हुए? 2। टोटल केस कितने हैं? 4। 2/4। एक कॉइन है, 3 टाइम टॉसअप करने पर सेम रिजल्ट दिखने चाहिए। कहाँ दिख रहे हैं? कितनी बार दिख रहे हैं? 2 बार दिख रहे हैं। तो 2 अपॉन कितने, काउंटिंग करोगे तो 8 होगा। टोटल केस कैसे पता चलेगा, वो मैंने यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है। जितने भी टाइम थ्रो करेंगे वो उसकी पावर बना लेंगे। ठीक है। लास्ट इसमें क्वेश्चंस देखते हैं हम कॉइन के ऊपर। तो मैंने बोला कि एटलीस्ट वन हेड दिखना चाहिए। अब एटलीस्ट वन हेड का मतलब हुआ कि या तो इक्वल होना चाहिए या उससे क्या होना चाहिए? मोर देन। कि एटलीस्ट वन वन हेड का मतलब हुआ कि वन हेड के इक्वल हो या वन से ज्यादा हो। वन से ज्यादा है, अगर मैं 2 टाइम टॉसअप पे करूँ तो वन से ज्यादा है। वन इक्वल भी तो ले सकता हूँ, ये भी काउंट होगा, ये भी काउंट होगा, बट ये काउंट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मुझे मोर देन लेना है, इसमें तो है ही लेस देन हो गया। तो आंसर कितना बना? 1 2 3, और 3/4। अगर मैं ऐसे बोलूं एटमोस्ट 2 हेड होना चाहिए, इसका मतलब हुआ कि 2 हेड के इक्वल होना चाहिए, या 2 हेड से क्या होनी चाहिए? लेस देन। इसकी बात करता हूँ। ठीक है। इस क्वेश्चन की अगर हमारे को क्वेश्चन दिया हुआ हो कि एक कॉइन है 3 टाइम टॉसअप करो, एटमोस्ट 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी निकालो। तो 2 हेड एटमोस्ट के साथ आ रहा है, इसका मतलब वैल्यू इक्वल लेनी है और कम वाली लेनी है। 2 हेड, ये तो 3 हो गया, 3 से मतलब 2 से तो ज्यादा हो गया, ये काउंट नहीं होगा। ये होगा 1 2 3, फिर 4 5 6, क्योंकि हमें इक्वल भी लेना है और लेस देन भी लेना है। अब बताओ, इसमें हेड है नहीं, तो हमें लेस देन वैल्यू तो लेनी है। तो 2 से तो कम ही है ना, यहाँ हेड है ही नहीं, तो 2 से तो कम ही है, तो ये भी काउंट होगा। तो देखो 1 2 3 4 5 6 और 7, तो 7 अपॉन टोटल केस कितने हैं? 8, यानी हमारा आंसर क्या हो गया? 7/8 हो गया। अब हम कार्ड्स के ऊपर बात करें, तो अगर मैं कहूँ कि रेड कलर के फेस कार्ड की प्रोबेबिलिटी निकालो, तो बताओ फेस कार्ड कितने हैं? 3 है, लेकिन ये तो इसके ही है, इसके भी तो काउंट करेंगे। तो 3 + 3 कितना हो गया? 6/52। मैं कहूँ ब्लैक कार्ड की प्रोबेबिलिटी निकाल, तो ब्लैक कार्ड कितने होते हैं? 26। टोटल कार्ड कितने हैं? 52, यानी आंसर कितना हो गया? 26/52। मैंने कहा कि 10 और 10 से अबव वाले जैक क्वीन और किंग, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालो। तो 10 जैक क्वीन और किंग हार्ट के पास भी है, डायमंड के पास भी है, स्पेड्स के पास भी है और क्लब के पास भी है। टोटल 4 कार्ड्स, 4 4 4 4 कितना हुआ? 16। 16/52। बात समझे? अगर हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि डायमंड का डायमंड की क्वीन और स्पेड के डायमंड की क्वीन का बोलते हैं लोग, डायमंड की क्वीन की प्रोबेबिलिटी निकालो। तो अब डायमंड के पास कितनी क्वीन होगी? एक ही क्वीन होगी। डायमंड के पास एक ही तो क्वीन होगी, सबके पास एक एक ही तो क्वीन होगी। फेस कार्ड 3 होते हैं, जैक क्वीन और किंग, ये कार्ड तो एक एक ही रहेंगे ना। तो डायमंड्स की किंग जो क्वीन है वो एक ही है, तो 1/50। ठीक है। जहां तक मुझे लगता है वहां तक मैंने इसके सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को भी कवर कर लिया है हमारे सेशन के अंदर। आप इस सेशन को एक बार वापस से रिवाइज करें, और फिर एनसीईआरटी के क्वेश्चंस या प्रीवियस ईयर के पेपर्स के क्वेश्चंस को अगर आप सॉल्व करेंगे, तो आप, मेरे को ऐसा लगता है कि हम लोग मैक्सिमम क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर पाओगे। कुछ क्वेश्चंस अगर आपको लग भी रहे हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करें, मैं आपको उन क्वेश्चंस के आंसर या की वीडियो बनाकर भेज दूँ। ठीक है। और अगर मेरा सेशन अच्छा लग रहा हो, तो इसको अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है। थैंक यू।